को नमस्कार। आज हम करेंगे लेसन मुद्रा और साख। सबसे पहली चीज, वस्तु विनिमय क्या होती है। वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु या सेवा का लेन देन करना वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय कब संभव होता है या वस्तु विनिमय की आवश्यक शर्त क्या है। आवश्यकता का दोहरा संयोग। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अर्थ क्या है। दो व्यक्ति अलग अलग वस्तु बना रहे हैं, वो अपनी वस्तु बेचने के लिए और दूसरे व्यक्ति की वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। जैसे ए व्यक्ति ने गेहूं बनाया, बी व्यक्ति ने कपड़ा बनाया। ए व्यक्ति अपनी गेहूं देकर कपड़ा खरीदना चाहता है, बी व्यक्ति भी अपना कपड़ा देकर ए व्यक्ति से गेहूं खरीदना चाहता है। दोनों में सहमति हो जाती है और इसे हम किस नाम से पुकारेंगे। आवश्यकता का दोहरा संयोग। आवश्यकता का दोहरा संयोग होगा तभी तो वस्तु विनिमय हो पाएगा ना। अगर दोनों पक्षों में सहमति ना हो वस्तु खरीदने की या बेचने की, तो वस्तु विनिमय हो ही नहीं सकता। पहले बहुत कम वस्तुएं हुआ करती थी तो आवश्यकता का दोहरा संयोग हो जाता था। धीरे धीरे आविष्कार बढ़ते चले गए, बहुत सारी वस्तुएं बाजार में आने लगी, आवश्यकता के दोहरे संयोग में भी कठिनाई आने लगी। अब ए व्यक्ति को बी की वस्तु चाहिए, बी व्यक्ति को ए की वस्तु नहीं चाहिए, उसको तो सी व्यक्ति की वस्तु चाहिए। सी व्यक्ति को बी व्यक्ति की वस्तु नहीं चाहिए, उसको तो डी व्यक्ति की वस्तु चाहिए। तो इसका मतलब आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं हो पा रहा है ना। दो पक्ष अपनी वस्तु बेचने के लिए और दूसरे की खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इसका मतलब आवश्यकता का दोहरा संयोग कठिनाई में आ गया है। इसको दूर करने के लिए बनी मुद्रा। मुद्रा क्या होती है। कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम हो और सरकार द्वारा अधिकृत हो, उस वस्तु को मुद्रा कहते हैं। कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम हो, विनिमय मतलब लेन देन का माध्यम हो, और सरकार द्वारा अधिकृत हो, सरकार ने उसको लीगल घोषित किया हो, उसे हम मुद्रा कहते हैं। आपके सामने रुपया सिक्के आपको दिखाई देते हैं, आप इसको मुद्रा नाम से पुकारते हैं। भारत की करेंसी रुपया है। पहले एक ज़माने में ऐसा भी था कि अनाज को, पशु को शुरू में हम मुद्रा के रूप में, यानी उसके हिसाब से भाव तोल करते थे, मूल्य का मापन करते थे। फिर सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, कांसे की मुद्रा प्रचलन में आई। उसके बाद कागज़ की मुद्रा और सिक्के आए। कागज़ की मुद्रा और सिक्के गेहूं और जानवर की तरह से यूजफुल उस तरह से नहीं है, उसकी अपनी वैल्यू वो वाली नहीं है, और ना ही सोने चांदी की तरह बहुत महंगी धातु से बनी है। जो कागज़ है, छोटी सी बात आपसे, जैसे आपको लगता होगा ना कि ये कागज़ का टुकड़ा जिस पे 2000 रुपये लिखा है, इससे तो हम इतनी सारी चीज़ ले आते हैं, और हमारी कॉपी का कागज़ तो इससे कई गुना बड़ा है, फिर हमें कोई इस कागज़ के बदले में कोई चीज़ क्यों नहीं देता है। वो भी कागज़ है और वो भी कागज़ है, क्योंकि जो रुपया है, करेंसी है, वो सरकार द्वारा अधिकृत है। यानी सरकार ने गारंटी दी है कि इतने रुपए में चलेगा। लिखा भी होता है ना, मैं धारक को इतने रुपए, जितने रुपए का नोट है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। इसका मतलब है ये नोट इतने रुपए में चलेगा। ठीक है। तो मुद्रा क्या है। कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम हो और सरकार द्वारा अधिकृत हो, उसे मुद्रा कहते हैं। विनिमय का माध्यम इसको क्यों कहा गया कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु बेचना चाह रहा है, दूसरे व्यक्ति की वस्तु लेना चाह रहा है, लेकिन समझौता नहीं हो रहा। अब मुद्रा आ गई तो ये चीज़ हल हो गई। कैसे। अब बेचने वाला व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचता है मुद्रा में, यानी बेचता है और पैसे प्राप्त करता है, और उस पैसे से कोई भी वस्तु जो उसको पसंद है वो खरीद लेता है।
तो वस्तु बेचने और खरीदने के बीच में एक बिचौलिया है, एक माध्यम है मुद्रा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाती हूँ और मुझे पैसा मिलता है, उस पैसे से मैं अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद लेती हूँ। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल ले रही थी मैं, गेहूं वाला और कपड़े वाला। गेहूं वाला कपड़े वाले से अपनी कपड़ा लेना चाहता है, लेकिन कपड़े वाला कहता है मुझे तुम्हारी गेहूं नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अब मुद्रा है। गेहूं वाला अपनी गेहूं को जिसको भी उसकी ज़रूरत है उसको बेच देगा, पैसे प्राप्त करेगा और अपना कपड़ा ले आएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो भी वस्तु विनिमय है उसको, उसकी समस्या को हल कर दिया है किसने? मुद्रा ने। अब व्यक्ति अपनी वस्तु बेचता है, पैसे प्राप्त करता है और उस पैसे से अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं खरीदता है। इसका मतलब मुद्रा एक माध्यम बना बेचने वाले और उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो उसने खरीदना था उसके बीच में। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बैंक क्या होते हैं, बैंक क्या करते हैं। आपने बहुत बार शब्द सुने होंगे, SBI, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे नाम सुने होंगे ना। ये बैंक होते क्या है? कई बार लगता होगा ना LIC अलग चीज़, पोस्ट ऑफिस अलग चीज़, बैंक अलग चीज़, ये कैसे? ये सारे तो एक ही होने चाहिए थे, है ना। बैंक की क्या परिभाषा है? बैंक कोई भी वह संस्था है जो जमा स्वीकार करती है, आपको ऋण देती है और चेक द्वारा भुगतान करती है। कोई भी वह संस्था जो जमा स्वीकार करती है, ऋण देती है और चेक द्वारा भुगतान करती है, उस संस्था को हमने नाम दिया बैंक। व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, एक ही बात है। ठीक है। ये जितने आपको बैंक दिखाई देते हैं इन सबको हम कमर्शियल बैंक नाम से पुकारते हैं। अब जो ये बैंक एक बिचौलिया है। बैंक क्या करता है? जमा स्वीकार करता है। सोचिए कि इतने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसकी बहुत सारे, क्या कम भी हो, मीडियम भी हो मान लीजिए, तो उनके पास आवश्यकता से ज़्यादा पैसे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं। वो अपने उपभोग करते हैं वस्तुओं को और पैसे बच जाते हैं। अब वो पैसे घर में क्यों रखेंगे? सुरक्षा के लिए वो बैंक में जमा करके आ जाते हैं और बल्कि बैंक उसके बदले में उनको ब्याज भी देता है और जब वो मांगना चाहें उस पैसे को ले सकते हैं। ठीक है। इसको हम मांग जमा नाम से पुकारते हैं। मांग जमा क्या है? वह जमा जो मांगने पर तुरंत प्राप्त की जा सके उसे हम मांग जमा नाम से पुकारते हैं। वह जमा जो बैंक में हमने जमा किया और हम जब चाहें, यानी बैंक टाइम में हम जाएं और तुरंत उसको हम निकाल सकें। और अब तो हम बैंक टाइम की भी बात नहीं करते, हम ATM से भी उस जमा को रात को, दिन में जब चाहें निकाल सकते हैं। ये मांग जमा है। ठीक है। इसका हम चेक से भुगतान भी कर सकते हैं। मांग जमा, जमाएं आगे जाके आप पढ़ेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट भी होता है, रिकरेंट डिपॉजिट भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी सिर्फ डिमांड डिपॉजिट है, मांग जमा। आपने कभी ATM डाला हो, ATM यूज़ किया हो, तो आपने देखा होगा पूछता है सेविंग डिपॉजिट या करंट डिपॉजिट, है ना। तो सेविंग डिपॉजिट भी मांग जमा का हिस्सा है और करंट डिपॉजिट भी मांग जमा का हिस्सा है। तो मांगने पर आपको तुरंत मिल जाता है। आप चेक काट कर भी किसी को भुगतान मांग जमा में से कर सकते हैं। बाकी जमाओं के लिए आप चेक नहीं काटते हैं, आप मांग जमा के लिए चेक काट सकते हैं। ATM भी मांग जमा के लिए ATM होता है, यानी तुरंत आपको मांगने पर पैसे मिल जाते हैं, आपके जमा होने चाहिए। मांग जमा में पैसे होंगे, जितने पैसे हैं आप उसको जब चाहें भुनवा सकते हैं, ले सकते हैं। अब चेक क्या है? चेक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा पैसा अकाउंट बैंक में है और बैंक में मेरे 5,000 रुपये जमा है। मैं चाहती हूँ अनीता का मुझे पेमेंट करना है 3,000 रुपये का, और मैंने अनीता के नाम से एक चेक काटा, अनीता पे लिखा हुआ ऊपर, पे अनीता लिख दिया मैंने। जितने अमाउंट है 3,000 रुपये, आज की डेट डाल दी और मैंने साइन कर दिया। चेक
एक प्रकार से बैंक को दिया गया आदेश है। किसके द्वारा? खाता धारक के द्वारा। जिसका खाता है उसने बैंक से एक आदेश पत्र है, एक कागज है जो बैंक को दिया मैंने कि इस व्यक्ति को आप मेरी तरफ से पेमेंट कर दें मेरे अकाउंट से। ठीक है। चेक एक तरह से खाता धारक के द्वारा बैंक को दिया गया आदेश है जो यह बताता है कि जो नाम उस पर अंकित किया गया है उसको इस पैसे का भुगतान कर दिया जाए। ठीक है। यानी मैंने चेक काटा, इसका मतलब मैंने बैंक से आदेश किया कि रिक्वेस्ट की, आदेश किया जो भी है, और कि ये पैसा अनीता को मिल जाए, मेरे अकाउंट से काट दो और अनीता को दे दो। ठीक है। इसको हम चेक कहते हैं। चेक सिर्फ किसका कटता है? मांग जमा में से कटता है। जो मांग जमा है इसको हम मुद्रा नाम से भी पुकारते हैं। मुद्रा की पूर्ति होता है ना बेटा, अपने पास जितने नकद पैसे हैं वो तो मुद्रा है ही है। जो करेंसी आपके घर में नोट हैं, सिक्के हैं, वो तो मुद्रा है ही है। इसके अलावा आपके बैंक में मांग जमा में जो पैसे हैं ना, वो भी एक तरह से मुद्रा है, नकदी ही तो है, क्योंकि आप चेक से किसी को भी भुगतान कर सकते हो, कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं और आप कुछ खरीदते हैं तो एटीएम से भी तो हम पेमेंट कर देते हैं। एटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं ना। तो वो एटीएम में जो पैसे हैं, आपके मांग जमा में जो पैसे हैं, वो भी एक तरह से आपके पास नकदी है। इसीलिए मुद्रा की पूर्ति में हम 3 चीज़ें शामिल करते हैं। नंबर 1, जनता के पास नोट। नंबर 2, जनता के पास सिक्के। नंबर 3, जनता की बैंकों में मांग जमा। ठीक है। ये मुद्रा है, ये एक किस्म से पैसा है, नकदी है, जिसका हम यूज़ करके कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं और कोई भी वस्तु ले सकते हैं। क्लियर? कल हम ऋण के बारे में बात करेंगे।